हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। आज का हमारा क्वेश्चन है पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। ठीक है, ये 01 नैपसैक की अगली प्रॉब्लम है। तो अगर आपने पहले 01 नैपसैक नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप मेरी वो वीडियो जाके जरूर देखें। उस वीडियो पे ही है। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या है कि एक सेट दिए, सेट में क्या है कि डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो मेरे को क्या करना है कि इस सेट को दो सबसेट्स में डिवाइड करना है ताकि उन सबसेट्स का सम इक्वल हो। अब एक बार इसका सम देख लेते क्या है। 1 + 2 3 + 5 8 + 7 15 + 4 19 + 1 20। तो ये सेट का मेरा सम आया 20। दो सबसेट्स में हमने डिवाइड करना है, मतलब क्या है कि दोनों सबसेट्स जो हैं उनका सम 10 10 होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि मेरे को दो सबसेट्स में डालने हैं इसके एलिमेंट्स ताकि दोनों का सम 10 10 हो जाए। तो देखते हैं अगर वैसे ही ऑब्जर्वेशन से बनता है क्या। ये ले लिया 5 4 एंड 1। तो ये एक में आ गया 5 4 एंड 1। तो बाकी क्या बच गया 1 2 एंड 7। तो इसका भी सम 10 है, इसका भी सम 10 है। तो क्या है कि हमने इसको डिवाइड कर लिया इस दो सबसेट्स में जिसका सम हाफ ऑफ के सम के हाफ के इक्वल है, मतलब 10 10 के इक्वल है। हमें यही बताना है कि क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल सबसेट्स में। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम सम को देखेंगे। अगर देखो सम मेरा ओड आया 21 है, तो क्या है कि मैं इसको ऐसे नहीं डिवाइड कर सकता 10.5 10.5, क्योंकि सारे इंटीजर है, 10.5 तो बन ही नहीं सकता। तो मतलब पहली चीज मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मेरा जो सम है वो ओड है, इफ सम इज ओड, इसका मतलब क्या है कि मैं सीधा रिटर्न फॉल्स करूंगा कि मैं इसका आंसर है फॉल्स, कि आई कांट डिवाइड दिस सेट इनटू टू सबसेट्स ऑफ इक्वल सम। तो इस केस में मेरा क्या आएगा, फॉल्स। अब अगर मेरा सम 20 आ रहा है, इवन है, ठीक है, तो क्या है कि मतलब क्या है कि मेरे को दोनों को 10 10 में डिवाइड करना है। मेरे को इस सेट को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में ताकि दोनों का सम 10 10 हो। तो अगर मैंने सिर्फ एक फाइंड कर लिया जिसका सम 10 है, मान लो कि मैंने सिंपल ये फाइंड कर लिया कुछ एलिमेंट्स लेके जिसका सम 10 है, तो ऑब्वियसली बाकी जो बच गए उनका सम 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने हाफ वाला फाइंड कर लिया, तो बाकी जो रह गए उसका भी तो हाफ ही होगा। 20 सम आया था, हमने देख लिया कि 10 का कोई सेट बन रहा है कि नहीं। अगर 10 का कोई सबसेट बन रहा है तो अगला जो सबसेट होगा वो ऑलरेडी 10 का होगा। तो मतलब क्या है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस टू फाइंडिंग, मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी, फाइंड, सिर्फ फाइंड सबसेट विद सम इक्वल्स टू, सम क्या है कि टोटल सम बाय 2। मेरी सिर्फ अब ये प्रॉब्लम रहेगी रिड्यूस होके। मैं सिर्फ अब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा। अब मैं दो सेट के बारे में नहीं सोचूंगा। आई विल बी थिंकिंग ऑफ ओनली वन सेट। तो सिर्फ मैं इस सेट के बारे में सोचूंगा कि क्या इस सेट में क्या मैं एक सबसेट बना सकता हूं जो जिसका सम टोटल सम बाय 2 है। ठीक है, तो हमारे पास सम आ जाएगा। मान लो कि मेरा सम है कुछ भी एक्स। तो इस प्रॉब्लम को मैं नैपसैक से रिलेट करके बताऊंगा। नैपसैक में क्या था पहले वो देख लेते हैं एक बार। नैपसैक में क्या था, मेरे पास वेट था सम एलिमेंट से, जैसे उसी में यही वेट्स ले लो। और मेरे पास एक नैपसैक था जिसकी टोटल कैपेसिटी थी डब्ल्यू, कैपेसिटी थी इसकी डब्ल्यू। ठीक है, और इनकी वैल्यूज दी थी मेरे को, कि मतलब मेरे को कुछ आइटम्स इस नैपसैक में डालनी है ताकि ये वेट एक्सीड ना करे बैग में। एंड जो जो आइटम डाली उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उन सभी को ऐड करते हुए वो वैल्यू को मेरे को मैक्सिमाइज करना था। तो मान लो कुछ भी ले लो 3 4 1 2 6 8। तो जैसे इसका वेट होता अगर मेरा 10, तो मैं क्या था कि चूज करने थे कुछ ऐसे आइटम्स जिससे क्या है कि वेट बैग में 10 से कम हो, 10 या उससे कम हो, और वैल्यू मैक्सिमाइज हो। जैसे मैंने कहा ये चूज कर लिया, और क्या था, ये चूज कर लिया, मतलब कुछ भी ऐसे बनने लो। मतलब मैंने ये चूज कर लिया, पता नहीं ऑप्टिमाइज है कि नहीं, वैसे ही देख रहा हूँ। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी। अब जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम में क्या है कि हमें यही नंबर्स दिए हैं 1 2 5 7 4 एंड 1, और वेट की जगह हमें सम दिए, तो हमें सम 10 बनाना है यूजिंग दिस एलिमेंट्स। इसमें क्या था कि हमें क्या था कंस्ट्रेंट, समेशन ऑफ वेट, जो जो एलिमेंट्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, समेशन ऑफ वेट था जो,
दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू टोटल वेट, ये था। बट इसमें क्या है कि हमें 10 से कम नहीं बनाना, क्योंकि अगर 10 से कम बना लिया तो दूसरा 10 से ज्यादा बन जाएगा। इसमें हमें क्या है कि समेशन ऑफ जो वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं, इसे भी मैं वेट ही कहूंगा, क्योंकि इसे भी वेट ही कहेंगे, क्योंकि वैल्यूज तो है नहीं इसकी, क्योंकि जो वेट है वही वैल्यू समझ लो। तो इसकी जो समेशन ऑफ वेट है वो इक्वल्स टू डब्ल्यू होना चाहिए। इसमें क्या था, हमें मैक्सिमाइज करनी थी वैल्यू, और बट इसमें क्या है कि हमें सिर्फ बुलियन रिटर्न करने की, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो काफी सिमिलर प्रॉब्लम है, बस वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है। सिंपल क्या है कि हमें कुछ एलिमेंट चूज करने हैं ताकि सम के इक्वल बन जाए, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं समेशन ऑफ वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू। और क्या है कि इसमें हमें क्या करना था, जस्ट रिटर्न वेदर पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो ये थी। अब क्या था, जैसे नैपसैक करते थे हम वैसे ही इसी पे भी अप्लाई करके देखते हैं। मेरे को क्या करना था, सम बनाना था 10। तो मान लो कि मेरा फंक्शन है सबसेट, मेरे को बनाना क्या है, सम यूजिंग n एलिमेंट्स। तो शुरुआत में समझ लो कि ये n एलिमेंट्स हैं, जैसे नैपसैक में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब क्या है कि मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए डिसाइड करने की क्या वो एलिमेंट मेरा सेट में आएगा कि नहीं। कि मान लो कि अभी मेरे पास ये चीज है, मेरे पास, इसको भी भूल जाओ, हो गया इसका काम। तो मान लो कि मेरे पास सेट है, तो मेरे को सेट में से सबसेट बनाना है। तो क्या है कि मैं हर एक एलिमेंट पे डिसाइड करूंगा कि मेरे को वो एलिमेंट लेने के नहीं। अभी इनिशियली क्या है कि मेरे पास पूरा सेट है, तो पूरा सेट है तो मैं डिसीजन चाहे मैं फर्स्ट एलिमेंट पे लगाऊं चाहे सेकंड लास्ट पे। बट क्या है कि लास्ट पे लगाने से ये फायदा होता है कि हम सीधा n को n-1 कर देते हैं, कि मतलब शुरू में एलिमेंट्स n है फिर n-1 हो जाएंगे। तो शुरुआत में क्या है कि मैं लास्ट वाले एलिमेंट पे डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरे को ये वाला वन इंक्लूड करने के नहीं। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं उसे इंक्लूड कर सकता हूँ या एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो मेरे को दोनों तरीके से देखने की, अगर इसको इंक्लूड करके आंसर आ रहा है तो भी ठीक है, अगर इसको एक्सक्लूड करके आंसर आ रहा है तो भी ठीक है। तो वही देखेंगे, अगर मैं लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं, तो अगर n एलिमेंट्स है तो ये वाला क्या होगा, लास्ट n-1। तो क्या है कि दो कंडीशन हो सकती है कि लास्ट एलिमेंट को मैं इंक्लूड करूं या एक्सक्लूड करूं। तो अगर मैंने इंक्लूड किया लास्ट वाला एलिमेंट, तो मेरा क्या है कि सम कम हो जाएगा। मतलब जैसे मेरा सम था 10, तो लास्ट को मैंने इंक्लूड किया तो मेरा सम क्या बन जाएगा, 9। मतलब मेरे को अभी 10 बनाना था, बट मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तो बाकी मेरा कितना बच गया, आई हैव टू फॉर्म 9। तो ये बन जाएगा मेरा सबसेट ऑफ सम माइनस, सम कितना कम हो गया, ARR ऑफ n-1। और n की जगह कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे, n-1। बट अगर मैंने इसे एक्सक्लूड किया तो क्या है कि एलिमेंट तो कम हो जाएगा, बट मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया, मतलब सम वैसे का वैसे ही रह जाएगा। सबसेट ऑफ सम एंड n-1। अभी क्या है कि इन दो, ये दो मेरी सब प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों का मैं और कर दूंगा। मतलब इससे आंसर आए तो भी मेरा, तो भी मैं रिटर्न ट्रू करूंगा, अगर इससे आए तो भी रिटर्न ट्रू करूंगा। मतलब मेरे को तो सिर्फ ये बताना है कि आंसर है कि नहीं, मतलब सबसेट मैं बना सकता हूँ कि नहीं। अब क्या है कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि इसमें भी रेपिटेशन हो सकती है। मान लो कि लास्ट में एलिमेंट होता है मेरा 1-1, तो इनिशियली क्या था कि मेरे को ये वाले 1 पे डिसीजन लेना था। तो मान लो कि मैंने इधर इंक्लूड किया, इधर नहीं इंक्लूड किया, फिर इसके लेफ्ट पे मैंने 1 को इंक्लूड किया, इसके राइट पे मैंने ये सेकंड लास्ट 1 को इंक्लूड नहीं किया। इधर मैंने 1 को इंक्लूड किया, इधर मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया। अब देखो कि ये वाला और ये वाला, इसके नीचे जितना भी ट्री बनेगा, इधर तक क्या था, मैंने दो एलिमेंट पे डिसाइड किया था। अब क्या है कि इतने एलिमेंट्स पे डिसीजन लेना बाकी है, तो इसके नीचे जितना भी ट्री बनेगा, इसके नीचे जितना बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे है। मतलब सेम लेवल की चॉइस करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और बाकी सभी की चॉइस करनी है। तो इसके लेफ्ट में जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 7 है, 7 को चूज करूंगा तो ये बनेगा, 7 को नहीं चूज किया तो ये बना, इसके लेफ्ट पे 7 को चूज किया तो ये बना, नहीं चूज किया तो वैसे का वैसे ही रहे। मतलब ये सब मेरे को दोबारा कैसे कैलकुलेट करना पड़ रहा है बार बार। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। तो वैसे ही करेंगे, मतलब डायरेक्टली रिकर्शन भी लगा सकते हो, बट डीपी से करोगे तो स्पेस बच जाएगी।
तो अब क्या था कि हमारे पास रेकरेंस रिलेशन आ गया। अब बेस कंडीशन से एक बार देख लेते हैं। बेस कंडीशंस मेरी क्या होगी? बेस कंडीशन होता है स्मॉलेस्ट इनपुट। तो हमारे पास दो ही वेरिएबल थे, दो वेरिएबल के स्मॉलेस्ट इनपुट से एक बार देख लेते हैं। तो सम कम से कम क्या हो सकता है? सम कम से कम 0 हो सकता है। तो अगर मेरा सम 0 है तो उस केस में मेरा आंसर क्या आना चाहिए? अगर मेरा सम 0 है तो मतलब मेरे पास जितने मर्जी एलिमेंट हो, मेरे को बनाना 0 है, तो मैं क्या है कि एम्प्टी सबसेट ले लूंगा, कुछ भी इसमें से ऐड ना करूं, मतलब इट विल रिटर्न ट्रू। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका सम तो 0 ही हुआ ना, सबसेट का सम। तो इस केस में मेरे को क्या करना है? ट्रू। ये भी इस केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता था कि अगर मेरा n 0 को इक्वल है, n 0 को इक्वल का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एलिमेंट कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास एलिमेंट कुछ नहीं है, तो सम मेरा कुछ भी हो सकता था। तो एलिमेंट कुछ नहीं है तो अगर तो मेरा सम फिर भी 0 हुआ, मतलब कोई एलिमेंट नहीं था, सम 0 हुआ, तो एलिमेंट नहीं है तो भी मैं रिटर्न ट्रू करूंगा। बट अगर मेरा सम, ये भी दो पार्ट्स में आ जाए ना कि सम मेरा 0 के इक्वल है, सम इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर सम 0 को इक्वल है तो मतलब वैसे ही ट्रू हो गया। बट सम 0 को इक्वल नहीं है, मतलब मेरे को कुछ सम बनाना था बट एलिमेंट्स नहीं है, तो उस केस में क्या है कि रिटर्न फॉल्स कर दूंगा मैं। तो अब देखो कि ये वाली चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सम ऊपर 0 चेक कर दिया तो इधर आएगा ही नहीं, तो मतलब ये वाला केस मेरा कभी आएगा ही नहीं। तो सिंपली मैं इस केस में कह सकता हूँ कि n अगर 0 हो तो मेरे को रिटर्न कर देना फॉल्स। इसमें देखो ऑर्डर ऑफ बेस कंडीशंस मैटर करती है, क्योंकि अगर ये ऊपर कर दिया मैंने तो n इक्वल्स टू 0 के लिए हमेशा ये फॉल्स देगा, बट n इक्वल्स टू 0 है जब, एंड सम इक्वल्स टू जब 0 है तब वो ट्रू आएगा। तो ये मेरा रेफरेंस रिलेशन हो गया, ये मेरी बेस कंडीशन होगी। क्वेश्चन हमारा हो गया। बट अब देखो कि मेन यही होता है, रेफरेंस रिलेशन एंड बेस कंडीशन। अब क्या है कि आप इसे टॉप डाउन से करो, बॉटम अप से करो, आपकी मर्जी है। मेरे को क्या है कि कौन सा अच्छा लगता है यार, टेबल वाला कौन सा? बॉटम, बॉटम अप। हाँ बॉटम अप। बॉटम अप से मैं इसकी सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। बॉटम अप से क्यों? क्योंकि बॉटम अप से एक तो स्पेस बचती है, ठीक है। अब क्या है कि इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा बॉटम अप से, जिससे क्या है कि स्पेस आपकी कम हो जाएगी, और क्या है कि मतलब अच्छा लगता है, ज्यादा आपने जिसकी प्रैक्टिस की हो तो आपको वो अच्छा लगता है। तो मैं बॉटम अप से बताऊंगा। अब इसको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन अब क्या है कि मेरे को रिटर्न करना था सिंपल एक बुलियन वैल्यू, बुलियन ऑफ इज सबसेट। तो मेरे पास दो वेरिएबल थे, एक तो था मेरा सम, एक था मेरा एन, बाकी भी होंगे, एरे होगा, बट क्या कि वो मैं इसको इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि वो तो सारे सारे कॉल्स में कॉमन ही है ना, तो वो आप प्रॉब्लम करते हुए लगा सकते हो। तो बेस कंडीशन है, सबसे पहले बेस कंडीशंस लगा देते हैं। बेस कंडीशंस, तो बेस कंडीशंस क्या होगी मेरी? अगर मेरी सम 0 के इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न ट्रू। ये मैं इसलिए बेस कंडीशन लगा रहा हूँ कि क्योंकि मैं बॉटम अप कर रहा हूँ, तो मैं जो डीपी टेबल है उसको स्पेस एलोकेट ही नहीं करूंगा, बेस कंडीशन डायरेक्टली देखने से ये फायदा हो जाता है। दूसरी होगी कि एन अगर 0 को इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स। इन दोनों को खत्म काम। अब क्या था, मेरे को डीपी टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम मैंने बताया। तो डीपी टेबल में देखो कितने वेरिएबल्स है मेरे पास? दो वेरिएबल्स है, एक एन है और एक सम है। तो क्या है कि इस साइड में एन ले लेता हूँ, स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि बेस एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मैक्सिमम क्या होगी? एन, ठीक है। और क्या है कि सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि इधर देखा ना बेस कंडीशन। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सम की? सम। तो ये मेरे को चाहिए, मतलब एन वैल्यू वेरी कर सकते हैं 0 से एन तक, और सम वैरी कर सकते हैं 0 से सम तक। तो क्या है कि मेरे को इन सभी सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले फाइंड करना होगा, टू फाइंड माय मेन आंसर विच इज एन वेरिएबल्स हो मेरे पास, मतलब एन एलिमेंट्स, और एन एलिमेंट से मेरे को सम बनाना है फाइनल प्रॉब्लम। तो मैं स्पेस एलोकेट करूंगा, मेरे को बुलियन ही चाहिए, तो मैं बुल एलोकेट करता हूँ, बुलियन ऑफ डीपी ऑफ n+1 एंड सम+1।
अब क्या था कि इसमें मैं क्या था कि डायरेक्टली फाइन मतलब इस तरह से नहीं जाता, मतलब ये हो गया टॉप डाउन हो गया, मैं डायरेक्टली टॉप डाउन नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ कि पहले ये वाली चीजें फाइंड कर लेता हूँ, फिर इससे ये बनाता हूँ, तो उसमें फ्लो उल्टा रहता है कि आई फर्स्ट फाइंड द सब प्रॉब्लम्स एंड सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से मैं फाइनल आंसर बनाता हूँ। तो उसमें क्या है कि मेरे को डीपी टेबल अब फिल करना है, तो डीपी टेबल में सबसे पहले बेस कंडीशन ही फुल होगी कि अगर मेरा दोनों जीरो है, इसका मतलब क्या है, सम अगर जीरो है मेरा तो वहां पे तो वन आएगा, सम जीरो है तो वहां पे तो वन आएगा। बट क्या है कि अगर ये वाला जीरो है, एन की वैल्यू जीरो, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो इसको फिल करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं डीपी टेबल फिल करने के लिए। तो मेरा क्या हो गया, अब मेरे को डीपी टेबल फिल करना है सारा। फिल मैं किस वे में करूंगा, ऐसे ऐसे फिल करूंगा, क्योंकि डिपेंडेंसीज देखो कि जब मेरे को ये चीज फाइंड करनी है, अब मैं इसे पहले आई एंड जे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली सम एंड एन तो लास्ट रिप्रेजेंट करती है ना, लास्ट मेरा फाइनल आंसर, बट हमें इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस फाइंड करने तभी हम एंड पे पहुंचेंगे। तो इसको वेरिएबल्स को मैं रिप्लेस करता हूँ, तो सम का वेरिएबल ले लेता हूँ जे, कि मैं कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगा जे से और रो को रिप्रेजेंट करूंगा आई से। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सबसेट बिकम्स डीपी, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, डीपी ऑफ सम कम हो गया, मतलब आई माइनस ए आर ऑफ एन की जगह आ गया मेरा आई, मतलब एन की जगह आ जाएगा मेरा आई और सम की जगह आ जाएगा मेरा जे। ठीक है, हाँ एन की जगह आ गया आई और सम की जगह आ गया जे। तो इधर पहले आई आएगा, आई माइनस वन आ जाएगा। मैं इधर उल्टा लिख रहा हूँ, इधर उल्टा बनाया, इधर उल्टा लिख रहा हूँ बस। पहले मैं एन लिख रहा हूँ क्योंकि एन रो रिप्रेजेंट कर रही है ना इसमें, तो ये हो गया जे माइनस ए आर ऑफ एन की जगह था आई, दिस वन और डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे। मतलब मेरा ये डीपी में ये रिलेशन बन गया। अगर मैं सिंपली इसे कन्वर्ट करूंगा डीपी में, तो रिकर्शन को मैंने आइट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसे आइट्रेशन करूंगा तो क्या है कि डीपी ऑफ आई को मैं जे इस पॉइंट पे है, तो वैल्यूज मेरी किस पे डिपेंड कर रही है, देखो दोनों जो है सब प्रॉब्लम्स वो आई माइनस वन पे, मतलब ऊपरली रो में है, एक तो जस्ट ऊपर है, एक क्या है कि कहीं पीछे हो सकती है। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो जब मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैंने ये सारी कैलकुलेटेड ऑलरेडी कर दी होंगी, तो इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सारी डीपी टेबल को फिल करना। तो ये हो गया रो के लिए, अब कॉलम के लिए जे लेस देन इक्वल्स टू सम जे प्लस प्लस। तो बेस कंडीशंस लिखते हैं सबसे पहले, इसको बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरी सम मतलब जे, अगर मेरा जे इक्वल्स टू जीरो है, तो उस केस में मैं क्या फिल करूंगा, डीपी एफ आई जे इक्वल्स टू वन, एल्स इफ आई मेरा जीरो के इक्वल है, तो क्या हो गया मेरा डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू जीरो। जीरो जीरो वैसे ही फॉल्स देगा, वन ट्रू देगा, तो आप इधर ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो। तो अब क्या है कि मैं देखो ये चीज डायरेक्टली नहीं लगा सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज नेगेटिव बन जाए, कि मतलब मैंने कोई एलिमेंट पे डिसीजन लिया, मैंने बनाना था सम सिक्स, बट अभी मेरे पास कोई एलिमेंट है वन टू एंड एट, तो एट को तो मैं डायरेक्टली वैसे ही इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इंक्लूड किया तो वैसे ही नेगेटिव में चल जाएगा सम, तो एट को तो इंक्लूड करने का चांस ही नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा, एल्स इफ जे माइनस ए आर ऑफ जे माइनस आई माइनस वन, इसका मतलब क्या है कि आई लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड करके मैं देख रहा हूं कि मतलब वो जीरो के एक्सीड तो नहीं कर रहा, मतलब जीरो से कम तो नहीं हो रहा, मतलब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि उस एलिमेंट को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड, नहीं तो सीधा ही एक्सक्लूड करूंगा क्योंकि वो सम बड़ा है, सम से बड़ा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वही चीज़ आ जाएगी मेरी रिलेशन डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस ए आर ऑफ आई माइनस वन।
और dp ऑफ i माइनस 1 एंड j। नहीं तो अगर ये चीज लेस देन 0 है, मतलब मैं लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर ही नहीं सकता, वो सम को इंक्लूड उसको करने से -1 मेरा बन जा रहा है, मतलब 0 से कम बन रहा है। नहीं तो एल्स में आ जाएगा dp ऑफ आई जे इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 j। तो ऐसे करते करते क्या है कि मैं सारी सब प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट कर लूंगा, एंड में क्या है कि आई विल जस्ट रिटर्न dp ऑफ व्हाट dp ऑफ n इनटू सम, बिकॉज ये हमारी फाइनल प्रॉब्लम थी। मेन तो ये था, ये हो गया मेरा। मेन तो ये था, जिसको ये आ गया और बेस कंडीशंस पता चल गई, फिर तो देखो काफी आसान था कन्वर्ट करना। इसमें क्या था कि हम टॉप से डाउन जा रहे थे, इसमें क्या था बॉटम अप जा रहे थे। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिल कर रहे थे ताकि हम फाइनली अपनी मेन प्रॉब्लम तक पहुंच सके। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि क्या है कि हम पूरी डीपी टेबल फिल कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट पे इटरेट कर रहे हैं, तो ऑफ एन स्क्वायर है। स्पेस भी इसकी ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हमने डीपी टेबल एलोकेट किया साइज एन और सम का। एन स्क्वायर नहीं कहेंगे हम, एन इंटू सम कहेंगे, इसको भी एन इंटू सम कहेंगे। अब क्या है कि इसका ये फायदा है कि मैं इसकी स्पेस रिडक्शन कर सकता हूँ। स्पेस रिडक्शन कैसे, देखो मैंने कहा क्या था कि जैसे मैं इस एलिमेंट पे डिसाइड कर रहा हूँ कि डीपी आई जे की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऊपर वाली रो पे, ठीक है। तो क्या है कि मैं सिंपल अगर यही दो रोज लूं तो मेरा रिडक्शन बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने देख लो कि ऊपरली रो है मेरे पास, तो मैं नीचेली रो बना लूंगा। अगर मेरे पास रो 1 है तो मैं रो 2 बना लूंगा। अब क्या है कि रो 3 बनाने के लिए मेरे को क्या था, रो 2 चाहिए, तो मैं क्या है कि 2 को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, रो 2 मेरी ऊपर आ गई, तो उससे क्या है कि मैं रो 3 बना लूंगा, फिर रो 3 को ऊपर शिफ्ट करके रो 4 बना लूंगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये स्पेस कितनी होगी मेरी, 2 इंटू सम, क्योंकि दो रोज हैं, और क्या है कि कॉलम कितने हैं, सम प्लस 1, तो सम हो गया ना, तो ऑफ सम होगी मेरी स्पेस। तो इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।